ना बेटा, सबसे आसान रहेगा, दैट विल बी मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली PSIR एज अ सब्जेक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन इज। ठीक है, तो क्वेश्चन बताता हूं पहले मैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस क्या हैं, फिर टॉपिक पढ़ते हैं कंप्लीटली। What we can cover in 1.5 or 2 hours, we will do that much only. Why this subject has been that popular, you will understand that. Okay, so let's come to the business straight away. कुछ आपको कोई और चीज पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, because after these many years I am more in habit of straight away coming to business. कुछ कोई query है, anything you want to know about me or anything else that I can tell you? चलो शुरू करते हैं, no queries. See, they ask you questions like the opening topic, the opening unit of paper 1 is political theory. That's right, definitely. Or whenever you are going for political science, the first thing that anyone should be interested in asking is that what is political theory and what are the various approaches to it. ठीक है, तो जो questions आए हैं बेटा, those questions have been like that what is normative approach to political theory, has been in the form of comment, has come at UPSC in the form of comment on normative approach to पॉलिटिकल थ्योरी। आप बेटा अगर लिख लेंगे, पेन वगैरह है आपके पास, तो जब ये हमारा रोज का पढ़ने का भी तरीका रहेगा, हम यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस देख लिया करेंगे। We will be seeing the questions which UPSC has asked and then we will study, so that while learning you will keep a focus that, देखो ये कोई ज्ञान की क्लास नहीं है, we are studying it specifically for UPSC. That's right. So we mean business straight away. You should also mean business. Professionalism का मतलब ही ये होता है। Okay? I did my PDM from IIM Calcutta. तो हमने जो सीखा है प्योर प्रोफेशनलिज्म सीखा, और बाहर भी रहा मैं, बाहर तो लीगल उसमें ही था, फ्रांस में बहुत रहा, तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, यू शुड ऑल्सो डोंट माइंड, कभी बिल्कुल हिचकना मत पूछने में कि सर ये पढ़ क्यों रहे हैं। भाई जब यूपीएससी में आता ही नहीं तो मैं यहाँ पे एमफिल करने तो बैठी नहीं हूँ या बैठा नहीं हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में। आप मुझे स्ट्रेट अवे ये बताइए, ये जो पढ़ रहे हैं इसका कहाँ मुझे यूज करना है, वेयर आई हैव टू यूज इट। सो वी विल ट्राई टू बी मोर एंड मोर स्पेसिफिक, एंड कंटेंट को हम ऑनर्स लेवल पे लेके जाएंगे, विल नॉट कीप इट एट 12th लेवल। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया बेटा, कमेंट ऑन नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थियरी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी लिखा आ जाए तब भी आंसर वही बनेगा, कुछ दूसरा नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया है बेटा, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम, 22 में, 17 में, 15 में, लगातार आता है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट ऑन अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस भी लिख सकता हूं, पॉलिटिकल थियरी भी लिख सकता हूं। यहां पर यूपीएससी के हिसाब से फर्क मैं आपको बाद में बता दूं। ये तो पता चल गया अप्रोचेज एक से ज्यादा है, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है। अगर मैं ज्यादा ना भी पढ़ूं तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक बिहेवियरलिज्म से जुड़ी हुई है और एक कोई नॉर्मेटिव है।
यहां से दिखाई पड़ रहा है ये तो। एक और क्वेश्चन लिखता हूं। जी, कमेंट ऑन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। ये कुछ नहीं, एक मूवमेंट है, ये और ये एक बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आर ऑलमोस्ट द सेम। डेविड ईस्टन का एक पेपर पब्लिश हुआ था, ठीक है बेटा, उससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब द थिंकर्स विच आर एसोसिएटेड विद political science, political theory, political studies, their papers, the terms used in those papers also become significant for us. Correct? That's right. So this is what I am trying to help you is how to make your studies examination specific. उतना ही छोटा काम हो जाएगा आपको, उतना ही आंसर लिखने में, और आपको पता भी होगा मैं पढ़ क्या रहा हूं, रिसर्च नहीं कर रहे हो। And we will try to finish the syllabus in 5 to 5.5 months. ठीक है, इतने में कंप्लीट बहुत आराम से होता है अगर हम लगातार रेलेवेंट बने रहें। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन 2 जैसा ही है, वैसे तो क्वेश्चन 3 है, इसे 2A कर लेता हूं मैं समझने के। इसमें भी डेविड ईस्टन के नाम के बिना मैं बिहेवियरल अप्रोच नहीं लिख सकता, और ये तो पेपर ही डेविड ईस्टन was the one in 1951-53 talked about the decline of political theory. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो दो तो अप्रोच ये पढ़ते हैं, अभी एक लेते हैं थिंकर, ताकि वो भी हमें समझ में आ जाए। 2024 का ही क्वेश्चन ले लेता हूं। 2024 में एक क्वेश्चन आया, and it is to have a critical analysis of theory of forms given by Plato. So a critical evaluation of theory of forms given by Plato. हो सकता है वहां प्लेटो वर्ड ना लिखे, तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी किस व्यक्ति ने है? प्लेटो ने। अपने आप भी ये चीजें जब हम ऑप्शनल पढ़ते हैं तो समझ में आनी चाहिए। याद, किसी की जो मेन बातें होती हैं, लाइक इफ आई यूज द वर्ड बेटा जस्टिस एज फेयरनेस, तो आपके दिमाग में जॉन रॉल्स अपने आप आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको समझाता हूं, आसान पड़ेगा। शाहजहां, मैं वर्ड बोलूंगा, क्या वर्ड, कौन से बिल्डिंग याद नाम आते आपके याद में? ताजमहल, राइट? तो ऐसे ही जस्टिस एज फेयरनेस, शाहजहां कौन है? जॉन रॉल्स है, और जस्टिस एज फेयरनेस ताजमहल। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ताजमहल है प्लेटो का। ठीक है, मतलब इजी है, स्पेसिफिक है, थिंकर उसके साथ स्पेसिफिक। इसी तरह बेटा डिक्लाइन जो मैंने बोला, तो जब भी डिक्लाइन की बच्चे बात करेंगे गुड़िया, तो क्या नाम आना चाहिए? इमीडिएटली हमारे सामने डेविड ईस्टन आना चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूं दैट यू ऑल मस्ट बी स्टडीइंग जीएस। एकेडमिक डिसिप्लिन का कुछ नियम होते हैं। वी डू नॉट टॉक इन वैक्यूम, हम वैक्यूम में बातें नहीं करते, और हम किसी फिलोसोफर का साथ लेते हैं। गुड आफ्टरनून मानिक, वी आर एक्चुअली जस्ट स्टार्टिंग मानिक, learning about, today also is an orientation class, so today I am helping you to learn topics and to straight away see UPSC questions so that you develop some confidence also. Okay? सवाल ये होना चाहिए कि अगर मैं कुछ आज तैरना आया तो मैं कम से कम पानी में ट्यूब के साथ ही रुका तो सही, इतना तो आना चाहिए, that I entered the water, that is for sure. So today I am taking you for a swimming, okay? But of course I am with you, so I am the tube with you, that I will be helping you. But we will directly go into the water. अब एक और क्वेश्चन देख रहे हैं 2024 का ही, फिलोसॉफिकल है, तो जाहिर बात है 20 नंबर में।
बड़ा क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, इसके आगे ऑफ प्लेटो लिख भी सकता है, हो सकता है ना लिखे, बात एक ही रहेगी। इफ आई से critical analysis of theory of forms, or critically evaluate theory of forms of Plato, or critically evaluate or make a critical analysis of theory of forms, it remains the same. Theory of forms has not been given by any other thinker. That's right? Fine. तो यानी कि हमारे पास तीन चीजें अगर मैं निकाल लूं पढ़ने के लिए हो गई। एक हो गई नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, एक हो गई बिहेवियरल अप्रोच क्या है, एक हो गई थियरी ऑफ फॉर्म्स और उसका क्रिटिसिज्म। यही तो बातें हुई पढ़ने के लिए। पहली चीज पढ़ना शुरू करते हैं, व्हाट इज नॉर्मेटिव अप्रोच। कोई शक यहां तक, एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर गोइंग थ्रू? क्लियर? एक टॉपिक पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा, है ना। अभी तक तो सिर्फ मैंने ये क्वेश्चंस लिख लिए ना, ये भी लिख लिया, क्योंकि ये बाद में आप यूज करोगे। तो जब भी बाद में क्लास में आओगे बच्चों, हमेशा घर पे पेपर देख के आना चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है, पढ़ना आसान रहता है। यूपीएससी इज नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूपीएससी इज नॉट दा विंसी कोड, कैन इजीली क्रैक इट provided you are disciplined in preparing your notes. And notes writing is not book writing. Notes writing is always specific. As I am myself telling you, these notes are very useful for your UPSC. May not be that useful for your MPhil. Approach बदल जाएगी, कुछ और रिसर्च के पेपर्स ज्यादा लगेंगे, यहां अंडरस्टैंडिंग लगती है और साथ में एक थिंकर लगता है। सर, विच इज मोर इंटरेस्टिंग, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट? मानिक, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? फॉर मी बोथ आर इंटरेस्टिंग। Western political thought beta will take you in depth of the earlier principle that if you want to talk about democracy, if you want to talk about Republican idea, if you want to talk about justice, if you want to talk about equality, so the Western political thought will be very helpful there. Okay? तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज डू नॉट कंसिडर। हाँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट डेफिनेटली हम बाद में पढ़ेंगे, पहले वेस्टर्न ही पढ़ेंगे जब पॉलिटिकल थॉट पे आएंगे। तो बेसिस मिलता है, एंशिएंट ग्रीस चलेंगे, घूम के आएंगे, देखते हैं उनकी छोटी छोटी पोलिस क्या है, वो व्हाट आर दोज स्टेट्स। एनीवे, अब मैं शुरू कर रहा हूं पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, तो फॉर फ्यू मिनट्स यू विल जस्ट कीप टेकिंग एंड कीप अंडरस्टैंडिंग, फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। एनीवे, वर्ड पॉलिटिकल मालूम है क्या है? फिर से बता देता हूं, हो सकता है आपने पिछले ओरिएंटेशन देखा है, भी नहीं देखा है मेरा ऑनलाइन, नहीं देखा, नो वरीज, आई विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल। चाइल्ड, पॉलिटिकल simply means something that associates with all. Okay? If I say a political decision, it means a decision which will not be for a specific group, rather which will have its implications for all. So, political as a term applies to a whole community, to a whole set of population, correct? Now, what type of political decisions will be there? They will be beta in regard to defense, they will be in regard to law and order, they will be in regard to economy, they will be in regard to what will be justice, okay? They will be in regard to how equality will be ensured. So, that is political. So, the institutions which are involved in it will be termed as political institutions. The institutions which are involved with such decisions like legislature, the political institution, that is right. They will be termed as political institutions, and the process by which
such decisions are made that will be termed as politics, उसे politics कहेंगे. And all those who participate in this will be the participants of political process like political parties, pressure groups, you as voters, voting behavior of yours, everything will become the subject matter of our study. Correct? ठीक है? तो political word सबसे पहले समझ में आया. What is political? That associates with decisions related to power, decisions related to justice, okay, and such decisions related to economy, taxation and everything, and such decisions which are associated with everyone. That is political. Correct? Second thing, when I come to it, is it is about beta what? If I say political theory, so political theory is systematic study. कुछ निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या है? Systematic study of two things. One, the political thought that has been there, we try to establish so that, and we try to do some empirical studies, analysis also, so that we can reach an understanding that what justice will mean, what democracy will mean, what republicanism will mean. So the words, the concepts which are associated with politics, we need to understand them as well. तो political theory वो है, ठीक है? So now you know what is political theory. अब सवाल ये है political theory पढ़ूं कैसे? ठीक है? एक व्यक्ति कहेगा कि भाई जो सबने कह रखा है, प्लेटो ने जो कहा, एरिस्टोटल ने जो कहा, सेंट ऑगस्टीन ने जो कहा, ठीक है, फिर उसके बाद जॉन लॉक ने जो कहा, थॉमस हॉब्स ने जो कहा था, ठीक है, जे.एस. मिल ने जो कहा, कार्ल मार्क्स ने जो कहा, ये पढ़ लो, हो गई पॉलिटिकल थ्योरी. करेक्ट? दूसरा नाराज हो जाता है, कहते ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप, वो बिहेवियरलिज्म बन जाएगा. We need to study political arrangement in respect of our own times as a causal factor. Correct? Cause and effect relationship में पढ़ूंगा मैं, ये हो गई साइंटिफिक. तो नॉर्मेटिविज्म हमेशा एम्पिरिकल से दूर होता है. नॉर्म्स, नॉर्मेटिव स्टडीज माने जो उस समय का मानक, उनकी ओपिनियंस, उनको पढ़ रहे हैं, वो हो गया नॉर्मेटिव. तो नॉर्मेटिव अप्रोच किसमें ग्राउंडेड होगी? नॉर्मेटिव पढ़ा रहा हूं अभी. तो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? आर वी हैविंग सम आइडिया? ऋतिक, अभिलाष, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? So political theory is systematic study of the political institutions, political phenomena and concepts associated with the word political. Correct? तो कोई किताब किसकी होगी? पॉलिटिकल थ्योरी की होगी. उसमें अनेक अप्रोच होंगी, कोई नॉर्मेटिव होगी, कोई प्योरली फिलोसॉफिकल होगी, ठीक है, कोई कहेगा नहीं मुझे एम्पेरिकल चाहिए, मैं तो लोगों के वोटिंग बिहेवियर देखूंगा फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा. व्हाट इज द वोटिंग बिहेवियर ऑफ पीपल इन इंडिया, व्हाट इज द वोटिंग बिहेवियर ऑफ पीपल इन अमेरिका, व्हाट इज द वोटिंग बिहेवियर ऑफ पीपल इन फ्रांस, मैं इनका एनालिसिस करके कहूंगा. तो ये नॉर्मेटिव तो हुआ नहीं, ये तो स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडल्स, इस पे बेस्ड हो जाएगी. ये कहलाएगी बेटा बिहेवियरलिज्म. यस, बिहेवियरल मूवमेंट कब आया होगा? आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ओके, ठीक है. आपने की मैम, अभी कर रही हैं आप भी कर रही हैं, ओके. आसान बताता हूं, किसी भी फील्ड में हो, चाहे साइको हो, चाहे कोई सब्जेक्ट में आप पढ़ा रहे हो, बिहेवियरलिज्म आएगा मूवमेंट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा. जो थिंकर्स होंगे वो परेशान हो जाएंगे. जाहिर बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए ज्यादा समय तो हुआ नहीं, ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है 20 साल के अंदर ही. तो कोई बहुत अच्छी थॉट नहीं है दुनिया के लिए अगर समझें. इसका मतलब
प्रिडिक्शन में हमारी गलती थी। किस चीज में गलती थी? प्रिडिक्ट करने में, करेक्ट। और पॉलिटिकल साइंस का अगर बिहेवियरलिज्म कहूं तो डेविड ईस्टन वगैरह सब लोग बहुत नाराज घूमेंगे, ये चार्ल्स मरियम, ये कहेंगे यार जितना भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्फ्लुएंस रहा डिसीजन मेकिंग में वो सोशियोलॉजिस्ट का रहा, इकोनॉमिस्ट का रहा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो गायब थे। प्लेटो पढ़कर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हेल्प कर लोगे? आप तो आइडियलिज्म में घूम रहे हो ना। किस चीज में हो? आइडियलिज्म, वैल्यूज, एथिक्स। वॉर में कौन से एथिक्स होते हैं? वॉर में कोई एथिक्स नहीं होता। दैट्स राइट। तो अब एक जाहिर बात है मूवमेंट की नई शुरुआत होगी, किस चीज की? जो बिहेवियरलिज्म होगा। तो नॉर्मेटिव बिहेवियरलिज्म देखो साथ साथ समझ जाएंगे आप। ओके, नॉर्मेटिव मूवमेंट किस किस पे बताया मैंने? सो व्हाट इज नॉर्मेटिव अप्रोच? अभी समझ में आएगी। इफ आई से नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थियरी, किस चीज में ग्राउंडेड होगी ये? भी बताए थे मैंने, ग्राउंडेड इन मोरालिटी, करेक्ट, शाबाश, एथिक्स, आइडियलिज्म, करेक्ट। तो ये किस चीज पे फोकस करेगी? समझने की कोशिश करो। व्हाट एग्जिस्ट और व्हाट ऑट टू बी, खुद बताओ मुझे। व्हाट ऑट टू बी, शाबाश। क्योंकि आइडियल तो कहते हैं ना कि ये आइडियल है। सो व्हाट ऑट टू बी, फोकस विल बी ऑन करेक्ट, राइट। मुश्किल लगा अभी तक नॉर्मेटिव? ये यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ, हाँ जी, नहीं आ रहा? बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा? अरे आपकी तो और अच्छी बैकग्राउंड रही, और आसान पड़ेगा। नहीं, सुनो, कौन सा वर्ड नहीं समझ में आया? सुनो, पॉलिटिकल थियरी तो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी, थियरी होती है एक हाइपोथेसिस जो प्रूव हो जाए उसे थियरी कहते हैं, ठीक है। ये शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंडर के रूप में है। एक थियरी से प्रूव किया तभी तो मैं इसे सिलेंडर बोलने लगा। हाइपोथेसिस नहीं बनेगी ना बेटा। थियरी ऑफ थ्योरी बता देता हूं आपको समझ में आएगा व्हाट इज थियरी। देखो, किसी भी चीज को, फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है। मैं ये कहना चाहूं कि अभी यहां पर दिन निकला हुआ है, सपोज इट्स डे टाइम, दैट्स राइट, इट्स नॉट नाइट। सो अगर कोई बिल्कुल लेमैन थियरिस्ट होगा तो वो कहेगा इट इज नॉट नाइट बिकॉज लॉट ऑफ लाइट इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट नाइट, करेक्ट। उसका क्रिटिसिज्म इस बात पे हो जाएगा उस थियरिस्ट का, सी day and night are not associated with artificial aspects, so it is not only the light. Day and night are the two dimensions related to natural phenomena of rising of sun and setting of sun which takes place due to rotation of earth. थ्योरी आ गई ना साइंटिफिक, कि डे एंड नाइट जो है वो केवल प्रकाश से संबंधित नहीं है, ठीक है भाई। अगर बादल, बहुत घने बादल हो जाएं, प्रकाश कम हो जाएगा तो रात थोड़ी हो गई, तब भी दिन ही है। तो अब ये हाइपोथेसिस किससे सपोर्ट की मैंने? एक साइंटिफिक फिनोमेना से सपोर्ट की कि भैया रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये डे एंड नाइट होता है। सूरज
ऐसा नहीं कि कहीं नीचे ऊपर जाता है, वो वहीं रहता है, अर्थ बेचारी घूमती रहती है, तो रोशनी अंधेरा होता रहता है। करेक्ट? पहले वाले थिंकर ने क्या बोल दिया था? Because it is light, that's why it is day. तो वो थियरी गलत प्रूव हो। तो थियरी इज समथिंग दैट इज हैविंग some sort of foundational aspects on which you can rely and learn something. जैसे आपने रोमांटिसिज्म पढ़ा होगा अपने लिटरेचर में, पढ़ा? सो व्हाट इज इट? जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम मेरा है ना, मैं इधर खड़ा हूं एक्सप्लेन कर। बिल्कुल मत डरो, शब्दों को बेटा सीखना चाहिए ना। नॉर्मेटिव, मानकीय, मानक, जिन्हें मान लिया गया, जैसे घरों में कहते हैं ना भाई ऐसा करना चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव है, एम्पेरिकल तो है नहीं, आपने किसी ने पूछा थोड़ी है। आपके भी किसी भी रिलीजन से आप कुछ रिचुअल्स पूरे करते होंगे, कहते होंगे ना कि इन रिचुअल करने से इसको अच्छा लगता है, इन रिचुअल करने से आप अच्छे माने जाते हैं, दिस इज अ गुड बॉय। अब ये गुड क्या है? व्हाट इज दिस गुड? राइट? व्हाट इज दिस गुड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड? तो नॉर्मेटिव है। तभी तो यंग जनरेशन और जनरेशन गैप की बात करते हैं आप बच्चे वो कहते हैं हम नॉर्मेटिव हो। करेक्ट? कि भाई हमारी लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, नॉर्मेटिव हो गया। करेक्ट? बस वो नॉर्मेटिव अप्रोच है। ठीक है? जैसे आजकल एक वर्ड आपने सुना होगा, थोड़ा सा सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक वर्ड बेटा उत्तराखंड में यूज हुआ उनके यूसीसी में कि लिव इन रिलेशनशिप्स आल्सो नीड टू बी रजिस्टर्ड। अगर मैं किसी नॉर्मेटिव व्यक्ति से कहूं, वो कहेगा लिव इन रिलेशनशिप कोई चीज ही नहीं होती है, इट इज अनएथिकल, इट इज रॉन्ग, इट इज इमोरल, ऐसी ऐसी बातें करेगा। और जो बिहेवियरलिस्ट होगा वो कहेगा देखो जो करंट सोसाइटी में एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं हमें उन पे फोकस करना है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव टुगेदर एंड डजंट मैटर वेदर दे एंटर इनटू अ फॉर्मल वेडलॉक और नॉट। वेडलॉक हटा के अलग रख दिया। नॉर्मेटिव व्यक्ति नहीं मानेगा, नॉर्मेटिव कहेगा ऐसे भी कहीं होता है। गॉट इट नाउ? क्योंकि नॉर्मेटिव किस पे जा रहा है? ये मोरालिटी कौन सी है? तो किसी ने बता दी, 500 साल पहले बता दी, 1000 साल पहले बता दी। गॉट इट? अब समझ में आया? ये हो गया नॉर्मेटिव। तो इसलिए नॉर्मेटिव का चैलेंज हमेशा होगा। एज एंड व्हेन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स विल हैपन, नॉर्मेटिव्स विल ऑलवेज बी चैलेंज्ड। करेक्ट? ये वैल्यू बेस्ड होगा, वैल्यू फ्री होगा? वैल्यू बेस्ड होगा। लीजिए आप समझने लग गए। हाँ जी, आपने हाथ उठाया था किसी बच्चे ने, बोलिए। ओ यस, 100%, 100%। ओ यस, दैट्स व्हाई यू चैलेंज इट। घर में यही तो झगड़ा होता है घर में यही तो झगड़ा है। दैट इज व्हाट द यंगर जनरेशन विल टॉक अबाउट। दैट्स राइट। तो फिलॉसफी में ये बेटा काफी लेट आया, नॉर्मेटिव थियरी ही चलती रही। ये बिहेवियरल मूवमेंट आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ और उसके बाद। कुछ फील्ड्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ आया, पीएसआईआर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आया। जी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कुछ फील्ड जैसे साइकोलॉजी थी, उनमें साथ के साथ क्वेश्चंस चाहिए थे। इकोनॉमिक्स थी, साथ के साथ क्वेश्चंस चाहिए थे, आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स। हो क्यों रहा है ये? व्हाई इट इज हैपनिंग? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन वर्ल्ड वॉर होगा। नोबडी एवर थॉट अबाउट इट। आंसर चाहिए ना मुझे इस बात का। माय मिनिस्टर इज आस्किंग मी आंसर्स।
हाउ डू आई प्रिडिक्ट कि तुम किस किस जगह पे हमला करोगे? प्रिडिक्शन नहीं है ना। सबसे बड़ी नॉर्मेटिव साइंसेस की प्रॉब्लम यह थी कि उनमें प्रिडिक्शन नहीं था, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। दैट्स राइट। एडोल्फ हिटलर को जर्मन्स को जंगा देनी थी कि भाई हम जर्मन्स का भी कुछ अधिकार है, तो कितनी जगह काफी होगी? कहां कहां डेनमार्क कहां कहां अटैक किए दे रहा है, वो प्रिडिक्शन कोई कर ही नहीं पा रहा है, सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं। तो पीएसआईआर में इसलिए बाद में आया दैट लेटर ऑन नाउ दे वर थिंकिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑल आर previous knowledge which was normative actually failed. सोचिए कोई जनरल जाके एडोल्फ हिटलर को कहता कि सर थियरी ऑफ जस्टिस तो ये है एंड प्लीज डोंट डू दिस टू ज्यूज बिकॉज इट इज अगेंस्ट जस्टिस, उस हिटलर से गोली मार देता। सर आंसर नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं है, इसलिए एक मूवमेंट शुरू हुआ, वो कहलाया बिहेवियरल मूवमेंट। ओके, तो बहुत आसान है, रटना नहीं पड़ता, अगर समझ में आया हुआ है तो पेन अपने आप भागता जाता है। कोई बिहेवियरल मूवमेंट में आइडियलिज्म की जगह होगी? चांस ही नहीं है। उनके लिए तो क्या आदर्श है, जो आप कर रहे हो वही ठीक है, उसी में मैं आसपास ठीक करूंगा और वहीं मॉडलिंग करूंगा, वहीं पे लिखूंगा। दैट्स राइट। जो आप कर रहे हो, मैं आपका बिहेवियर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मैं आपको यह नहीं बताने जाऊंगा कि आइडियल क्या था। एनीवे, इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है, नहीं तो यूपीएससी बार बार नहीं पूछती। If UPSC is asking it again and again, what is normative approach? It means normative approach still holds good. क्यों good है? At least you come to know how the evolution has taken place and you come to know what are real foundational values of any political system. ठीक है ना? इक्वालिटी कोई बुरा शब्द तो नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं दैट देयर शुड बी इक्वालिटी, भेदभाव नहीं करना चाहिए, समानता होनी चाहिए, क्या बहुत बुरी बात कही मैंने? नहीं कही। चाहे कितनी भी आइडियल हो, लेट इट बी आइडियल, no one can say it is bad. That's right. So that is why studying normative thought process is not bad thing. We at least come to know even the ideal aspects as well. Because if you do not know the ideal aspects, ultimately how you will be able to tell what are the changes we should be making. Correct? ये आवाज किस चीज की है? एसी की? आपको चाहिए एसी? पीछे का कोई चला दो बच्चों, पीछे का एक चला दो, एग्जॉस्ट होता रहे बस उससे, बाकी तो जी। सो आर वी गेटिंग द पॉइंट? So when we try to understand normative, so normative guides us still that what and where we should be moving, what will be ideal. Of course, it will keep taking shapes according to the current requirements. एक समय में हिंदुस्तान में ये माना जाता था कि अगर आप समुद्र के पार जाते हो तो आप अपनी जाति धर्म खो देते हो। ठीक है, ये हमारे यहां मान्यता थी। स्लोली हमने इस चीज को छोड़ा होगा। आज हम सभी लोग बाहर आते हैं जाते हैं एंड स्टिल वी रिमेन द सेम। वी हैव नॉट लॉस्ट आवर कास्ट, वी हैव नॉट लॉस्ट अदर थिंग्स। सो इट मीन्स द एस्पेक्ट्स विच आर इम्परफेक्ट of normative dimension, they can be shut down, उनको गिराया जा सकता है, but certain things which are good, they can always be provided for and promoted for. Correct? इसलिए पढ़ते हैं, फिर से आते हैं normative approach. So what is normative approach to political theory?
normative approach is that approach where attempt is made to study the political ideas which are grounded in morality, grounded in ethics, grounded in idealism, ideal factors. अगला पॉइंट बनाएंगे क्योंकि 10 ही नंबर का क्वेश्चन है. अगला पॉइंट बनाएंगे, नॉर्मेटिव अप्रोच mainly focuses on what is ought to be. That is why it provides philosophical basis to the ideal dimensions, that how it is expected to be. That's right, correct. फिर आगे बढ़ेंगे, normative approach to political theory helps us to analyze historical development. हिस्टोरिसिज्म है ना इसमें, नॉर्मेटिव में क्या होगा, हिस्टोरिसिज्म होगा. इन वर्ड्स को सीखने का क्या फायदा है, बिहेवियरल में क्या हिस्टोरिसिज्म होगा, टेल मी. सवाल ही नहीं उठता, अभी तो सीखा है. बिहेवियरल में तो आज की बात हो रही है. एक समझो, दूसरे का अपने आप आंसर, एक की लाइट में दूसरे का आंसर कर सकते हो. दिस पावर ऑफ फिलॉसफी. ठीक है, अगर मैंने आपको दिन समझा दिया तो रात के फीचर्स तो बता ही दोगी ना. गॉट इट, रात की फीचर्स बता ही दोगी आप. तो उसी तरह से एकेडमिक्स की यही स्ट्रेंथ होती है. अगर दोनों अलग अलग मैं आपको रटाऊं तो इसका मतलब या तो मुझे पढ़ाना नहीं आता या समझ ही नहीं है फिलॉसफी की. दोनों अलग अलग क्यों पढ़ेंगे. हाँ, थिंकर्स अलग अलग होंगे, वो तो जाहिर बात है, वो तो नाम अलग ही लगाएंगे, बट इजी है. तो इसमें क्या होगा बेटा, इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी वर्ड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. अभी आ रहा है समझ में. तो इसमें हिस्टोरिसिज्म ये हमें आइडियल बताता है, इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग. अगला पॉइंट बनाए, concepts like justice. ठीक है जी. अब जस्टिस जब आप कैसे समझा रहा है, प्लेटो ने कुछ कहा, एरिस्टोटल ने कुछ कहा, सेंट ऑगस्टाइन आए तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी में आइडियल क्रिश्चियनिटी के उस एंगल से बताया. आगे बढ़े, अगर मैं इटली की बात करूं तो मैकियावेली ने किसी और दृष्टिकोण से बताया व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज जस्टिस. और बिल्कुल आधुनिक में अब आ जाऊं, जॉन लॉक आएगा तो लिबर्टी के आधार से जस्टिस आएगा. और बिल्कुल अब आ जाऊं 20th सेंचुरी में तो जॉन रॉल्स, जस्टिस इज इन फेयरनेस. तो नॉर्मेटिव अप्रोच से मुझे जस्टिस की डायमेंशंस, डोमेन, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं. और अगर खाली क्वेश्चन जस्टिस पे आए, आता है जो कि, तो अब आपको यह भी पता चल गया कि जस्टिस का आंसर कैसे लिखते हैं. प्लेटो ने किस तरह हाईलाइट किया और कल्मिनेशन फाइनली कहां होगी, यात्रा खत्म जॉन रॉल्स पे. श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर हो गए प्लेटो और कन्याकुमारी है जॉन रॉल्स. ये हमारी पॉलिटिकल थ्योरी की जर्नी है जस्टिस में. अधिकांश में यही होगी. कुछ एरिस्टोटल से शुरू होंगी, कुछ जम्मू से शुरू कर लेंगे ट्रेनें, कुछ श्रीनगर से शुरू कर लेंगे. इट्स इजी, इसलिए बच्चे सेलेक्ट हो जाते. अगर ठीक से पढ़ा जाए PSIR तो आंसरिंग बहुत इजी है, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट आते हैं.
आज के क्वेश्चन को मैं हमेशा घुमा सकता हूं, पीछे का तो घुमा ही नहीं सकता ना कुछ भी। बस चैलेंज ये है कि मैं पूरा पढ़ा दूं आपको और आप पूरा पढ़ लो, बस इतना ही तो चैलेंज है। प्लेटो में यूपीएससी कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं कर सकती, मुश्किल। क्या पूछेगी? क्रिटिसिज्म या तो पूछ लेते हैं बेटा, या तो क्रिटिसिज्म में क्वेश्चन बन जाता है। आप में से कोई बच्चा है जिसने पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में हो जिसके पास? नहीं है। आपके पास क्या है सब्जेक्ट्स? अभी नहीं हुआ है शुरू। ओके ओके ओके, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ थोड़ा सा लेवल हल्का सा ऊपर रहेगा, ठीक है, तो डोंट वरी, घबराना नहीं है। पर ज्यादा सीख लो तो कोई टेंशन नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने 15 साल में पाकिस्तान के बॉलर्स की 80 कर दी थी। हैं जी, ये इसमें सब पढ़ने को नहीं मिला मैम, ये है तो ऑप्शनल ना, या तो आपके कॉलेज में पढ़ाना चाहिए था उन्हें। आपको सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है गुड़िया, अप्रोचेस ही तो पढ़ा रहा हूं। अप्रोचेस तो चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये जो वर्ड में यूज कर रहा हूं ना, ये कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स हैं। द प्रॉब्लम इज दैट इन आवर एजुकेशन सिस्टम, मैं खुद अपने आप को बताऊं, आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम REC इलाहाबाद, ठीक है, जिसे अब NIT कहते हैं। सच बताएं, बिल्कुल नहीं पढ़े थे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। IITs और RECs की सबसे बढ़िया बात यह होती थी कि एंट्री डिफिकल्ट थी। बाकी ऑटोनॉमस हम इंस्टीट्यूशंस थे हमारे, जो टीचर पढ़ाता था वो एग्जाम में आता, और जैसे जैसे हायर क्लासेस में गए टीचर्स के पास टाइम नहीं होता था, कम पढ़ाते थे, आखिरी एक हफ्ता पढ़ाते थे वो, और जो एक हफ्ते में छोटी सी कॉपी भरती थी वही पूरी एग्जाम में आती थी, सारे के सारे क्वेश्चन वो आ जाते थे, ठीक है। और उसके बाद भी जो एमटेक करने वाले सीनियर थे वो वहां पे मदद करने के लिए तैयार रहते थे। गलत, ये कर, ऑटोनॉमस है, IITs का भी यही होता है, इनमें एंट्री मुश्किल है। तो ग्रेजुएशन तो हमने कुछ नहीं, लेकिन IIM बहुत अलग चीज थी। वहां आधे टीचर तो अमेरिकन थे, क्योंकि उस समय IIM ऐसे नहीं थे जैसे अब बहुत सारे सब्जी की तरह बिखर गए हैं। तो पूरे इंडिया में 3 थे और 60 सीट होती थी केवल एक में, बस इतनी होती थी। तो वहां पता चला पढ़ना किसे कहते हैं। ओके, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। पढ़िए, बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा, बट इट्स नॉट अ जोक। ठीक से अगर समझ लिया ना, ये क्वेश्चन इतना आता है एग्जाम में कि 10 में से 7 नंबर दे देता है। पॉइंट्स ही तो बनाने हैं, समझो ना। पहली बात क्या हुई, नॉर्मेटिव समझ गए आप, तो पहली बात है इट इज ग्राउंडेड इन, पहला पॉइंट बताइए क्या मुश्किल है, मोरालिटी, एथिक्स एंड आइडियलिज्म, कोई डिफिकल्ट है? सेकंड, इट हैज द आइडिया टू अंडरस्टैंड और इट्स फोकस इज ऑन व्हाट ऑट टू बी, नॉट ऑन व्हाट इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। मैं इस चीज को नहीं पढ़ रहा हूं यहां क्या है, मैं ये बता रहा हूं कि अगर भारत का संविधान बने तो ऐसा बने, ये नॉर्मेटिव थॉट है, इसमें आइडियलिज्म है ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया? आई एम नॉट स्टडीइंग इट, दैट्स अ सेपरेट थिंग। I am saying if a political system has to be established in India, it should be having these good things. अब फिलोसफर के लिए ये चैलेंज हो जाएगा कि यार ये क्यों गुड है, ये क्यों गुड नहीं है, करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिलोसफर के लिए ये चैलेंज हो जाएगा, व्हाई इट इज नॉट गुड, व्हाई इट इज ओनली गुड। वो फिलोसॉफिकल डिबेट है। अब क्योंकि हम ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो इतनी सी फिलोसॉफिकल डिबेट हमें समझ में आनी ही चाहिए, भले ही फर्स्ट ओरिएंटेशन है, हाउ डज इट मैटर। जब पानी में तैरना सीखने आए हो तो उतरो ना पानी में, घबराते क्या हो, मैं खड़ा हूं यहां पे, डूब कैसे जाओगे, ठीक है। क्योंकि पानी में तैरना बाहर से दूर से देख के थोड़ी सीख जाओगे, तो वो मैंने आपको पानी में उतारा है अभी, तो डरो मत। तो हेल्पफुल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट लाइक जस्टिस, इक्वालिटी,
डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म, कोई मुश्किल है इन्हें लिखने में? जो भी बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लिख दीजिए पॉइंट बना के। जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म और रिपब्लिक एटसेट्रा। ठीक है, हेल्प करती है। हिस्टोरिसिज्म, हिस्टोरिकल में भी दिखाई पड़ता है कि कब क्या क्या थॉट आया, किसने क्या क्या दिया, ये मालूम पड़ता है। तो हम ये अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मेटिव बेकार नहीं है, इसके बिना पॉलिटिकल थियरी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही तो हमने समझाया अभी। अगला पॉइंट ले लें एक और हेल्प में। कितने पॉइंट हुए अभी तक? 4 5? 1 2 3 4 होगा, ये चौथा होगा ना? ठीक है। कंपैरेटिव, दिस ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस बिहेवियरलिज्म में भी आता है। यहां थिंकर्स के थॉट का कंपैरेटिव एनालिसिस। अगर मैं आपसे कहूं कि एरिस्टोटल ने जो कहा और प्लेटो जो उनके गुरु थे उन्होंने जो कहा, उनमें क्या अंतर था, तो कंपैरेटिव एनालिसिस से और नॉर्मेटिव से ही तो पता चलेगा हमें, क्योंकि दोनों ही आइडियल की बातें कर रहे हैं, दोनों का आइडियल अलग है, फर्क ये है। गॉट इट? राइट सर? सो नॉर्मेटिव थ्योरी की हेल्प मालूम पड़ गई। व्हाट इज नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी? ठीक है, 1 2 3 आगे बढ़ाएंगे, 4 और 5 पॉइंट हमारे पास आ गए। अब कुछ इसका लिमिटेशन भी बताएं, 1 2 पॉइंट में बताना ही चाहिए, कमेंट करने को कहा है उसने। तो इन्हें कितने नंबर का है? 10 में से कितने चाहिए हमें? 7। 7 पॉइंट तो कम से कम दूंगा। ठीक है, और आप देखेंगे 150 वर्ड क्रॉस नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। राइट जी? तो लिमिटेशन क्या है बेटा? अगर मैं लिमिटेशन दे दूं, डालिए लिमिटेशंस। पहला थॉट ले लें, लिमिटेशन क्या नजर आया? लिमिटेशन नॉट यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द करंट, इट इज ओनली टॉकिंग ऑफ आइडियल, है ना? ओनली टॉक्स ऑफ आइडियल without taking into account the current। ठीक है जी? करंट नहीं है इसमें कुछ भी। फिर क्या प्रैक्टिकलिबिलिटी ज्यादा होगी इसकी? लैक्स प्रैक्टिकेबिलिटी। और कोशिश करते हैं 1 नंबर और चुराने की एग्जामिनर से। और क्या होगा? लोगों के जो वोटिंग बिहेवियर है और कंसर्न से उससे डिस्कनेक्ट है। करंट जनरेशन को दादा दादी घर में है, अरे वाह, टीवी पे कभी प्रोग्राम को लेके होता है, वो क्या सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? समाचार और महाभारत। वेरी गुड, ये तो लिखना है बस, समाचार महाभारत नहीं लिखना है। डिस्कनेक्ट विथ द व्यू पॉइंट्स ऑफ द करंट।
और एक और नवा पॉइंट भी लिख सकते हो, लैक्स एम्पेरिसिज्म, जिसमें साइंस नहीं है उसमें तो लिखा ही जा सकता है लैक्स एम्पेरिसिज्म। 9 पॉइंट हो गए। अब तो 7 मजबूरी में देके जाएगा नंबर, कैसे कम देगा? अपने दोनों तरफ से लिख दिया। ये था जी नॉर्मेटिव। अब क्वेश्चन देख लें, ये सबसे पहले पेज पे लिखे हैं ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, दिस वाज द क्वेश्चन, एंड नाउ you check, just I have not given you complete notes, this is workshop I am doing. नोट्स में थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा लिखा दूंगा, लेकिन मैं भले ही बड़ा लिखा हूं, मेरा टीचर हूं, लिखाना पड़ेगा मुझे, आप बाद में इतना ही छोटा बना लेना जो आज मैंने वर्कशॉप में, इसलिए वर्कशॉप में आपको सिखा दिया। मैं थोड़ा बड़ा करके लिखाऊंगा क्योंकि मैं तो थिंकर्स, इसका नाम उसका नाम मेरी जरूरी है लिखाना, आखिर में तुमने ये छोटा ही कर लेना है। तो तुम नोट्स के नोट्स बनाओगे, एक पेज, जैसे ही कोई अप्रोच खाली खत्म होगी एक पेज खाली छोड़ देना और मेरी हेल्प लेके या अपने आप वो लिख लेना, चाहे तो मुझसे कहना कि सर पॉइंट्स में 6-7 पॉइंट दे दो, खत्म काम। बड़ा भी सीख लिया, आखिर में छोटा, क्योंकि लिखना वही है। बड़ा थोड़ी लिख सकते हो 150 वर्ड में, कहां से लिखोगे, वो हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया सब? बिहेवियरल समझाने में मुश्किल नहीं आएगी। क्यों? आपको पहली मालूम है, बिहेवियरलिज्म इज अ साइंटिफिक मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ PSIR एनालिसिस। पहला पॉइंट बिहेवियरलिज्म का ये बन जाएगा। What is behavioral approach? Tell me what is behavioral approach? थियरी और पॉलिटिकल साइंस। क्या है साहब बिहेवियरल अप्रोच? व्हाट इज दिस अप्रोच? एन अटेम्प्ट टू एनालाइज द पॉलिटिकल फिनोमिना यूजिंग कॉजल एनालिसिस। कॉजल वर्ड से डरे तो नहीं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जहां होती है उसे कहते हैं कॉजल। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। साइंस तो पूरी कॉज एंड इफेक्ट में ही है। 10th-12th किस चीज से किया है आपने? CBSE। साइंस रही होगी थी ना? नहीं थी, 10th तक थी, 4 में नहीं थी, कोई बात नहीं। तो बेटा साइंस का कहते हैं ऑब्जर्वेशन पे। देखो साइंस की कुछ चीजें जो खास खास हैं, इट शुड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी वैलिड, रिजल्ट्स बार बार वही आने चाहिए। एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो एम्पेरिसिज्म जो होता है, ठीक है जी। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज एम्पेरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, इट मींस ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। वोटिंग बिहेवियर तो ऑब्जर्वेबल है, ठीक है ना। इंडिया में कितने लोग वोट देने आए, तो इलेक्शन कमीशन का डेटा मिल जाएगा हमें। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन था, वो भी डेटा मिल जाएगा। अब मैं बैठ के यहां मॉडलिंग कर सकता हूं, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स यूज होगी इसमें। तो अगर ओवरऑल बिहेवियर देखूं मैं, दैट्स राइट। तो यहां थिंकर्स नए आ जाएंगे, जैसे थिंकर्स लूं ताकि आपको याद रहे कौन कौन से आने हैं बाद में। यहां आ जाएंगे, बाकी तो सारे के सारे थे। नॉर्मेटिव अप्रोच में कौन कौन से थे? प्लेटो से शुरू करो, जॉन रॉल्स तक खींच दो, लॉक तक तो आराम से ला सकते हो, वो सभी थे। इमानुएल कांट, सब, ऑल ऑफ देम वर नॉर्मेटिव साइंटिस्ट। डिओंटोलॉजी कोई कहे तो जाहिर बात है नॉर्मेटिव है। आइडियलिज्म है, डिओंटोलॉजी कैसे चल जाएगी? बहुत आइडियल बात है, दैट्स राइट। कुछ वर्ड्स, पहली क्लास है, पहला ओरिएंटेशन है, तो आई एम ट्राइंग टू कीप इट एट पार विद UPSC, so don't be worried. It does not mean subject is easy or difficult.
if I am teaching you, suppose ma'am, medical science, and I am teaching you anatomy, so I will actually be using the words like brachial plexus. Okay, I will be using those words because I am teaching you anatomy. I cannot use other words. ठीक है? तो जिस दिन मालूम पड़ गया ब्रेकियल प्लेक्सस कुछ नहीं है यार, एक नर्व्स का गुच्छा है, यहां से जाता है नीचे से और यहां ऊपर रहता है, अरे कोई टेंशन नहीं है, सीख गए? ऐसे यहां पर मैंने बताया तो इसलिए सिखा दिया। ब्रेकियल प्लेक्सस मालूम है क्या होता है? यहां से होती हैं नर्व्स, ठीक है, यहां से, और नर्व्स, और वो बेटा यहां जाती हैं इस तरह से आगे, यहां से निकल के आती हैं अंदर से, इसीलिए इसको गार्डेड रखना चाहिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है, वो हमारे पूरे सिस्टम को गाइड करता है। 1 मिनट में सीख गए? और बहुत डिफिकल्ट चीज है मेडिकल साइंस की, अगर समझो तो आसान है, जिस दिन सीख लिया उस दिन वर्ड आसान हो गया। एनीवे, तो यहां पर है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन इतने पॉपुलर हैं कि यूपीएससी में अगर मैं कहूं पिछले 10 साल में तो 6 बार आए हुए हैं डेविड ईस्टन। कभी तो डेविड ईस्टन की सिस्टम्स अप्रोच आ जाएगी, सिस्टम्स थ्योरी, कभी डेविड ईस्टन की मैंने डिक्लाइन बताया था, एक क्वेश्चन और दिखाया था ना आपको, क्या था? डिक्लाइन वाला था ना सबसे पहले, ये वाला, ये भी डेविड ईस्टन का ही पेपर है। तो डेविड ईस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है? सबसे ऊपर नाम भी लिखा है अभी मैंने। तो डेविड ईस्टन, साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक डेविड ईस्टन अप्रोच में जल्दी बताओ। शाबाश। फिर गैब्रियल एलमोंट, हेरोल्ड लासवेल, ये सारे जो थिंकर्स हैं बेटा, ये सब या तो स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस यूज करेंगे, पॉलिटिकल फिनोमेना को समझने में, नॉर्मेटिव यूज नहीं करेंगे। ओके? जैसे गैब्रियल एलमोंट किससे जुड़े हुए हैं? गैब्रियल एलमोंट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल कल्चर। इनकी स्टडी है किस पे? इनके खास खास वर्ड सिखा देता हूं। कभी भी पॉलिटिकल कल्चर पे क्वेश्चन आए तो गैब्रियल एलमोंट का नाम, डेविड ईस्टन, माय चाइल्ड, इनके जो क्वेश्चन आएंगे या तो सिस्टम्स थ्योरी आएगी या फिर बेटा क्या आएगा? डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये इन साहब से, डेविड ईस्टन से आएगा, ठीक है। हेरोल्ड लासवेल आएगा तो एनालिसिस ऑफ पॉलिसी आएगा, ऑफ पब्लिक पॉलिसी। Anyway, all these thinkers are too scientific in their approach. ठीक है? हम वापस लौट के आते हैं बिहेवियरल अप्रोच पे। इवन थोड़ा सा आगे के लिए आपका काम आसान किया समझने के लिए, क्वेश्चंस किस तरह से पूछ लेता है, बात वही होती है। अगर मैं केवल बिहेवियरल अप्रोच पे जाऊं और पॉइंट्स बनाना शुरू करूं तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज एन अटेम्प्ट टू डेवलप अ वैल्यू लेडन या वैल्यू फ्री? बोलो। वैल्यू फ्री लिख चुका हूं अब तो। अ वैल्यू फ्री नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। ये कहते हैं हम थियरी को रीराइट करेंगे। वी विल रीराइट द थियरी। क्यों रीराइट करेंगे?
क्योंकि जो पुराने वाली है वो नॉर्मेटिव है, उससे ज्यादा बात नहीं बनती। दूसरी पॉइंट, डेविड ईस्टन का ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये कहता है कि जितने भी ये थॉट्स आए, ये अपने समय में कुछ ना कुछ वहां पर सोसाइटी में बहुत ही अनरेस्ट रहा था। तो ये अपनी सोसाइटी के अनरेस्ट के एक्सप्रेशंस हैं। जैसे ग्रीस में, अगर प्लेटो के ही थॉट की बात करूं, तो स्पार्टा के साथ बेटा एथेंस की लड़ाई रही, ठीक है, काफी लंबे समय चली, लगभग शायद 27 साल। और उस लड़ाई, वो जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में क्या रहा? एथेंस हार गया, स्पार्टा ने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद जो वहां पॉलिटिकल टर्मोइल रहा, तो थिंकर्स, जब कोई हार जाता है तो विद्वता कब आती है दिमाग में? जब तक शक्ति अपने हाथ में होती है। कौन विद्वान रहा है? जब पिट जाते हैं तब अच्छे अच्छे विचार आते हैं कि भाई तुम्हें बुरा नहीं करना चाहिए मेरे साथ, देखो न्याय ऐसे कहते हैं। जब मैं खुद अन्याय कर सकता था तो कभी न्याय की बात नहीं करता। तो सारे थिंकर्स जो एथेंस में आए वो टर्मोइल के बाद आए, ठीक है। डेविड ईस्टन ने यही बात पकड़ी। डेविड ईस्टन ने कहा that if you are talking of these thinkers from Athens, they all are the product of the turmoil which Athens actually witnessed, entire Greece actually witnessed due to ongoing wars between the small states. जो वहां लगातार झगड़े चलते रहते थे, उनका कारण है ये। तो कोई विद्वता की बात नहीं है, ये थॉट उस समय का एक्सप्रेशन है। दैट्स राइट, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। फिर कहा इटली में, मैकियावेली ने क्यों कहा भाई? इटली में भी टर्मोइल चला 15th सेंचुरी में। इंग्लैंड में साहब जॉन लॉक अचानक कैसे विद्वान हो गए? साहब इंग्लैंड में भी झगड़े चल रहे थे। और ये सही भी है बात, अगर मैं हिस्ट्री से देखूं। और फ्रांस में जो थिंकर्स निकल कर आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, किसे नहीं मालूम 18th सेंचुरी के वहां के इश्यूज। सो डेविड ईस्टन सेज दैट द नॉर्मेटिव theory is the product of turmoils which they faced at their times. So it cannot be relied upon, क्योंकि अब वो कंडीशंस नहीं है। कॉन्सेप्ट भी समझे ना? लाइन तब याद रहेगी अगर विचार में पूरी तरह बैठ जाएगी। क्या कह रहे हैं? लिख लेते हैं, नॉर्मेटिव theory is the outcome of turmoil which the societies faced in their times. ठीक है, लाइक एंशियंट ग्रीस, एग्जाम्पल दे दीजिए, लाइक एंशियंट ग्रीस लिख लीजिए। एंशियंट ग्रीस कब? इन कौन सी बीसी में? 5th सेंचुरी बीसी। सीधे इटली आओ, इटली इन 15th सेंचुरी एडी। 15th सेंचुरी एडी। इंग्लैंड, उस समय इंग्लैंड था, यूके नहीं था, है? इंग्लैंड इन 16th and 17th सेंचुरी। एंड फ्रांस इन
18th सेंचुरी। अब आपने एग्जामिनर को बता दिया, देखो मुझे ये भी मालूम है कि कहीं कोई विचार निकला तो उसके पीछे वहां क्या अनरेस्ट, जो सोसाइटी में अनसर्टेनिटी थी वो थी। डेविड ईस्टन इज अ ग्रेट फिलोसोफर, you also need to understand that he is not saying things in vacuum. वो ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं, वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं डेविड ईस्टन, करेक्ट। डेविड ईस्टन इज टॉकिंग ऑन बेसिस ऑफ सम प्रीमाइस। जैसे कोई कहे कि सब ये उसने जब बहुत परेशान था, उस पर बहुत परेशानियां थी, तब उसने ये बात कही, तो उस पर बहुत ज्यादा आप निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बात कही गई है उसमें संपूर्णता नहीं होगी, इट विल नॉट बी वेरी कंप्लीट, बिकॉज इट इज ओनली गुड फॉर एड्रेसिंग द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स। इन कॉमन टाइम्स कैन आई हैव दोस वेरी प्रिंसिपल्स अप्लाइड विच आर अप्लाइड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स। लाइक अभी एग्जाम्पल देता हूं आपको, भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स में बहुत सारी पावर किसको दे देते हैं, मिलिट्री को। तो डू यू थिंक इन नॉर्मल टाइम्स ऑल्सो वेदर मिलिट्री रूल शुड बी देयर? टेल मी। नो? एनीबडी विल से नो? वही तो डेविड ईस्टन कह रहा है। हाउ कैन यू रिलाई on all such philosophies which actually took place when conditions were extremely difficult? टर्मोइल था। और ग्रीस की अगर बात करें तो ग्रीस में तो धोखा, ओके, एक दूसरे के साथ डिसीट, डिसलॉयल्टीज, ministers and people changing sides, soldiers changing sides। ऐसे थोड़ी हार जाता है एथेंस स्पार्टा से, कुछ लोगों ने साइड बदली, स्पार्टा का साथ दिया, तभी तो कोई हार जीत होती है। तो वो जो इवेंट है, तो वहां पर मेरे थॉट कैसे होंगे, बहुत ही अलग तरह के होंगे, किसी पे विश्वास का नहीं होगा। I will not be able to trust। जबकि कॉमन लाइफ क्या बिना ट्रस्ट के चल सकती है? नहीं चल सकती। सो नाउ वी कम with various aspects where we understand that we need to develop understanding not based on the theory which moved up or surfaced during times of turmoil, but let us talk of current times। ठीक है, अगला पॉइंट बनाएं। क्लियर हो गया ना ये? अगला पॉइंट यूज करते हैं। अगला पॉइंट क्या बनाएं? पॉलिटिकल थियरी should be based in political behavior and political concerns of current times, right? Should be based in concerns of present times। empirical, political theory need to provide prediction।
एस्ट्रोलॉजी वर्ड सुना हुआ है, विश्वास करती हैं? थोड़ा सा। क्यों करती हैं? क्यों इतनी वेबसाइट्स बन रही हैं? बड़ा बिजनेस है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ये कहता है मैं साइंटिफिक हूं, करेक्ट? मैं साइंटिफिक हूं, देखो मैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहा हूं, ओके? तो अगर मैं सच में कहूं तो ये मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजिकल का जो उदय हुआ होगा ना, ये भी बिहेवियरल मूवमेंट के बाद ही हुआ होगा। पहले भले ही कैलकुलेशन करते होंगे, लेकिन अभी इसलिए सरवाइव कर गया, जबकि बाकी सब खत्म हो गए सारे सिस्टम। चाइनीज सिस्टम काम नहीं करते, वो तो जबरदस्ती, चाइना के पास पैसा बहुत है, वो अपने आप को जीवित रखने के लिए टैरेट रीडर्स, कार्ड रीडर, तोते ने उठा लिया, उसने उठा लिया, किसी ने पढ़कर बता दिया कि इसमें ओहो इसमें तो बिच्छू आ गया, ओहो इसमें तो सांप आ गया, वो छोड़िए, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। चाइना मस्ट बी अनहैप्पी विद मी ऑन दिस स्टेटमेंट, बट सच बात तो सच है, हमारी एस्ट्रोलॉजी आज भी जिंदा है। रीजन? प्रेडिक्शन पॉसिबल, ग्राउंडेड इन मैथमेटिकल मॉडल्स। ओके जी, ग्राउंडेड इन किस में है? मैथमेटिकल मॉडल्स। एग्जिट पोल सुना है? एग्जिट पोल, हाँ बिल्कुल सुना है। इस बार तो बेचारों का बड़ी बेइज्जती हुई थी कुछ ही दिन पहले, जब जून में रिजल्ट आया था, ओके? उन्होंने कुछ और प्रेडिक्ट किया था, कुछ और गया। जबकि क्योंकि सैंपल सर्वे छोटा था ना, सर्वे सैंपल साइज छोटा था, और लोग अपनी सही बात बताएंगे या नहीं बताएंगे उसको आप मैथमेटिकल मॉडल में एम्पलीफाई कितना कर पाओगे, वो लिमिटेशन है। एनीवे, ग्राउंडेड इन मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टिल कुछ इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है। तो बिहेवियरल अप्रोच कैसी हुई भाई? साइंटिफिक एनालाइज करने की, किस चीज को? पॉलिटिकल बिहेवियर को, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पीपल, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स, यानी कि इंडिविजुअल से शुरू करूंगा, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ग्रुप, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स। आपने वोट दिया था इस बार? क्यों नहीं दिया? हैं जी, आप दिल्ली में थी, अब वोट कहां है आपका? बिहार में है, ओके ओके ओके। और वैसे पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? हाउ इज पॉलिटिक्स इन बिहार? जी, भले ही पता नहीं है, अब इंटरेस्ट जगा लेना, सब्जेक्ट ही आप तो उसका मास्टरी कर रही हो आप तो उसमें। और यूपीएससी में जब हम पढ़ते हैं तो ये तो आप चिंता छोड़ दीजिए, जितना आपके एमए वाले जानते होंगे उससे ज्यादा जानती होंगी आप। एनीवे, तो मतलब गवर्नमेंट ठीक चल रही है बिहार में? दिल्ली में क्या हालत है पता नहीं, ओके। तो आपकी कोई ओपिनियन मतलब अगेंस्ट नहीं है इसलिए आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर आप कहती नहीं वहां सरकार अच्छी नहीं चल रही है तो मेरा साथ के साथ ये क्वेश्चन होता, व्हाई यू देन डिड नॉट एक्ट? गॉट इट? तो हो सकता है आप इस बात को समझ गई थी इसलिए आपने अपने आप को बचा लिया। यू आर स्मार्ट इनफ। दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवे, सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये समझना पड़ता है that how many people give political opinions and how many actually participate in political process. ये behavioral approach का बेटा contribution है, ओके? क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि रॉल्स ने ये बताया, आखिर तक लेके आए, साहब उसने ये बताया, उसने ये बताया, ये अच्छी बातें हैं,
But if I say what is the political phenomena and how things are happening in your country, तब तो वो कुछ नहीं बता पाती है. So it means behavioral approach also has a significance. ध्यान रखना गुड़िया, यूपीएससी वही क्वेश्चन पूछती है जो वास्तव में इंपॉर्टेंट होते हैं. एक और मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं एग्जाम पास करने की. हाँ, उनमें अच्छा क्वेश्चन बनाएगी, अप्लाइड बना सकती है. तो जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं उसमें अगर उन्होंने अप्लाइड भी बनाया तो आपको घबराहट नहीं होगी. अगर मैं कहूं देयर कैन नॉट बी डेथ ऑफ behavioral approach even after resurgence of political theory, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, पॉलिटिकल थियरी की इंपॉर्टेंस आ गई, ठीक है कि भाई आइडियल भी पता होना चाहिए, बट यू कैन नॉट से दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ understanding the current political behavior and developing mathematical and statistical models of them will die. No, I need to know your concerns. I need to know what policies you are looking for. I need to know what policies you want actually. Am I right? Right बेटा? तो जो भी अप्रोच आ गई वो डाई नहीं करेगी अगर उसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस है तो. ठीक है साहब, ये पॉइंट्स हो गए भाई. कितने पॉइंट हो गए इसमें बिहेवियरलिज्म में? तो इसकी प्रेडिक्शन है, एम्पेरिकल है, इट कैन एक्सप्लेन, हेल्प इन एक्सप्लेनिंग, इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग. क्या? वोटिंग बिहेवियर या पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पीपल? कितने पॉइंट्स हुए मैम? हैं? 7 यही आ गए? अरे वाह, तो एग्जामिनर बहुत कष्ट होने वाला है. अब इसकी लिमिटेशन देखेंगे. लिमिटेशन क्या होगी? अब आप अपने आप बताइए, देखते हैं आपको कितना पढ़ाया है मैंने. व्हाट विल बी द लिमिटेशन? जो पहले के फायदे थे वो इसके नुकसान. डज नॉट प्रोवाइड एनी हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ थॉट, इज टोटली डिटैच्ड फ्रॉम आइडियलिज्म. वो भी गलत है. पता तो हो आदर्श क्या है, फॉलो नहीं हो पाते वो बात अलग है. बट अगर रास्ता ही नहीं पता होगा सर तो फिर करोगे क्या? बात ये नहीं है कि साहब अरे 4 किताबें पढ़ेगा तो है नहीं, क्या बताना, इसे एक ही किताब बताओ. ना ना ना, ये बात नहीं है. मान लीजिए उसका मन करा और उसने ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया तो हो सकता है पढ़ डाले. एम आई राइट? हो सकता है पढ़ दे. तो ये कोई, आप ये नहीं कह सकते कि he will not study. It's not a guaranteed thing. A person can study provided a person can study provided the person is knowing. तो मुझे आपको बताना तो चाहिए कि देखो X ने इसको गुड माना, Y ने इसको गुड माना, Z ने इसको गुड माना. इन तीनों के फैक्टर्स में 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें तीनों ने गुड माना, तो वो गुड तो आप अपना ही सकते हैं. दैट्स राइट. भले ही वो भी नहीं है सोसाइटी में, डजंट मैटर. ये इसका लिमिटेशन है. व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन? इट फेल्स टू गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन. सेकेंड, too much grounded in empiricism, therefore philosophical explanation of phenomena like justice, क्या थे, equality, democracy etc. are not available here. इसमें available नहीं हो पाते. Third, only is able to compare the current situations, fails to analyze the evolution and development which the societies have
विटनेस्ड। हो गए 3 पॉइंट, लिख लीजिए। पहला क्या था जी? हिस्टोरिकल एवोल्यूशन नहीं दिखाता है, लिख लिया ये पॉइंट। तो ये वर्कशॉप के नोट्स हैं, नोट्स वैसे मैं रेगुलर देता हूं, बट आपको ये सिखा रहा हूं आखिर में इस फॉर्म में ले आना। पढ़ाई यही है असली में, तो असली में यही पढ़ाई है, लेकिन ये उनके लिए काम करती है जो पहले ही एक बार PSIR करे बैठे हो। ठीक है, मैंने ये भी कराया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता था, हम 7-7, 8-8 क्वेश्चन कवर कर जाते थे, लेकिन वो बच्चे होते थे जो कहते थे साहब मैंने यहाँ पे पहले ही PSIR कर रखा है, वाजीराम में कर लिया, वहां कर लिया, मेरे नंबर नहीं बढ़े। तब फिर हम उनको सीधे यही एक्सरसाइज से खत्म कर देते हैं। लेकिन जो पहली बार पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए वर्कशॉप इसलिए दिखाई है कि आपको पता हो टारगेट क्या है, इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इतनी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में बनी हुई, ये मैं ही दूंगा आपको। हाँ, रनिंग नोट्स भी दूंगा, एक जिसे कहते हैं ना, एक पैराग्राफ बना दिया थॉट प्रोसेस, ताकि आप बच्चों का थॉट, पढ़ने के लिए भी कुछ चाहिए ना कंटेंट आपको। So I will dictate you all the notes, don't worry. And we will do after that the questions. Format preparation का यही रहेगा। अगर नॉर्मेटिव अप्रोच पढ़ा रहा हूं तो क्वेश्चन लिख दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और अब इसको पढ़ लेते हैं, तो वहां तो थोड़ा डिटेल में लिखा दूंगा जब क्लासेस शुरू करेंगे अभी, लेकिन तरीका यही होगा, फॉर्मेट यही है यूपीएससी का। मुश्किल लग रहा है क्या? इजी है ना काफी? मैन जी बताइए, कौन से ईयर में हो आप? ओ गॉड, अच्छा 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 अच्छा, आप पहले ही दिन शेर के शिकार पे निकल पड़ी हैं। कोई बात नहीं, सीखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जब सचिन तेंदुलकर 15 साल के पाकिस्तान में जाकर उनके बेस्ट बॉलर्स को छक्का लगा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों टाइम वेस्ट करोगे? स्ट्रेट अवे इस लेवल पे पढ़ना शुरू करो, सारी पढ़ाई उस लेवल पे पहुंच जाएगी। इंडिया में तो ग्रेजुएशन में बहुत टाइम खराब हो जाता है ना अदरवाइज, तो अच्छी बात है, दिस दे हैव अ वेरी गुड प्रोग्राम, दैट इज स्ट्रेट अवे यू आर बिकमिंग एग्जामिनेशन फोकस्ड। जी, आप कौन से ईयर में मैम? हो गया, होने वाला है, इस साल हो जाएगा, चलो अच्छा है। तो आप इस साल एग्जाम देंगे, अगले साल देंगे? 26 का देंगे, बढ़िया। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा वो क्या बच गया मुझे ये बताओ समझने से? पहली बार पढ़ रहे हो ना, शब्द अलग होंगे ही होंगे जी, ये तो ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। आप मेरे साथ ही थी क्या जीएस में? अच्छा 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 अच्छा, दृष्टि से तथास्तु में लेवल थोड़ा सा ना ऊपर है। आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनीथिंग अगेंस्ट, जहां भी हैं आप अच्छा है, बट यहां पर हम थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा है, वी डू नॉट टॉक हियर एंड देयर, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है। तो समझो, एग्जाम में तो ऐसे लिख के आना है ना, इससे कम लिखोगे तो नंबर मिलने नहीं है, वो उसकी तो एक क्वालिटी सेट है ना गुड़िया, नीचे नहीं कर सकता मैं उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को, वो उतना ही रहेगा। एनीवे, लिमिटेशन जी जरा देखें फटाफट, बिहेवियर के। पहला हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, क्योंकि नॉर्मेटिव को छोड़ के ही चला हूं मैं। सेकंड, नो आइडियल, कोई कंपैरिजन में मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास यार्डस्टिक हो, ओके। इसीलिए कभी कभी घर वाले आपसे कहते होंगे भाई थोड़ा मॉरल की बुक्स और ये पढ़ा करें। आइडियल मैं ये नहीं कह रहा हूं वो पढ़िए आप, वो नहीं, लेकिन अगर यहां की बात करें तो सॉक्रेट्स को पढ़ने में क्या नुकसान है, प्लेटो को पढ़ने में क्या नुकसान है, आइडियल की तो बात कर रहे हैं। नॉलेज will keep evolving, correct, but if I am saying you should always be pursuing knowledge, I don't think I have said a wrong thing,
That's right. The government in Afghanistan is somewhere restricting knowledge and that is their problem. अगर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आप कोई सलाह दें, देना मत, गोली मार देते हैं, वैसे अगर दें, मौका मिले और उनके पास कोई बंदूक वगैरह ना हो तो आप उन्हें बता सकते हैं बड़ी आसानी से कि देखो आप तो अब की बात कर रहे हैं 2025 में, 4th सेंचुरी बीसी में सॉक्रेट्स नाम का एक आदमी था जिसने एक बात कही थी, नॉलेज इज वर्च्यू. So never restrict in the name of that it is western or eastern, doesn't matter. Education is education. Whatever good you can learn from any education, learn it. It will be helpful. It will never be harmful for you. Correct? इतना तो हम बता ही सकते हैं. यही यहाँ पे इनके साथ प्रॉब्लम आ रही है. डेविड ईस्टन ने अपनी सिस्टम्स अप्रोच में जो ब्लैक बॉक्स मॉडल बनाया उसमें नॉर्मेटिव को बिल्कुल ही बाहर कर दिया और उसके लिए जो एनवायरमेंट है वो केवल करंट एनवायरमेंट और करंट चैलेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, पीछे क्या है, आइडियल क्या है, वो नहीं है. राइट सर? लेकिन माइलस्टोन या लक्ष्य, गोल हमेशा फायदेमंद होता है, वो मिसिंग है. इज दैट राइट? लिख लीजिए लिमिटेशंस. अभी एक भी नहीं लिखी है ना, लिमिटेशन एक भी नहीं लिखा ना अभी. क्या लिखा है बताइए. ठीक है, एक और लिख लीजिए. टू मच एम्फेसिस ऑन current behavior of the people fails to provide a goal oriented analysis as ideals are always helpful in providing the standards. तीसरा, बहुत ही सीवियर क्रिटिसिज्म लिख दीजिए. मैं आपकी साइंटिफिक स्टडी करना चाहूं, कैसे कर लूंगा? आप खुद सब्जेक्टिव हो. हाउ कैन आई मेक a study of yours value neutral? Because you are value laden. So if I take your opinion in regard to something, how it can be value free? मैं मन में खुश हो रहा हूं कि अरे मेरी तो वैल्यू फ्री है एनालिसिस, आपका तो वैल्यू लेडन था ना. आप तो जाति भी सोच रही हो, धर्म भी सोच रही हो, क्षेत्र भी सोच रही हो. मैं भले ही उसको कह रहा हूं कि नहीं मैंने तो मैथमेटिकली एनालाइज किया है, मन में आपके तो था. सो वैल्यू लेडन कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियरल मॉडल्स. जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके पास, वो तो मैथमेटिकल में लेके चले थे, इसलिए एग्जिट पोल फेल होते हैं. क्लियर हो गया? अगर जीएस में आए एग्जिट पोल क्यों फेल होगा, अब आपके पास मालूम है. आपको मैंने मैथमेटिकल मॉडल लगाने की कोशिश की, ये भूल गया कि आप झूठ भी तो बोल सकती हो. ठीक है, ये भूल गया. मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, ये भूल गया कि आप तो वैल्यू लेडन है. दैट्स राइट. तो जब आप वैल्यू लेडन हैं
तो मेरे जो वैल्यू फ्री निष्कर्ष है वो करेक्ट कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना एक्यूरेट। यही पॉइंट डाल दीजिए, और ये पॉइंट जीएस में भी यूज करोगी जब आएगा। इस बार नहीं आया, अगली बार आ जाएगा। Why exit polls are not proving to be accurate? What is the reason? So now as a student of PSIR, you have concrete reasons. ठीक है? Value free analysis is not possible of value laden opinions. तो थियरी में आप कितना भी बिहेवियरल अप्रोच कहें, वैल्यूज इन्वॉल्व हैं। हुआ जी क्लियर? कुछ आंसर भी बन गया? मुश्किल है? नहीं है, इजी है। अब एक थिंकर को पढ़ें थोड़ा सा, या थक चुके हैं बताइए? कोलैप्स मत करना, नहीं तो एक क्वेश्चन बाकी रह गया है ना अभी फॉर्म्स वाला, उसको कर लेते हैं। और अगर थक चुके हैं तो उसको मंडे को, ट्यूसडे को मिल रहे हैं, 28 से शुरू कर रहे हैं, उसको तब कर लेंगे। देख लो, फॉर मी एज अ टीचर स्पीकिंग 3 hours इज नॉट एन इश्यू, फॉर यू एज अ स्टूडेंट learning for 3 hours can be an issue, and that too in a heavy mode when we are not discussing any other thing but straight away questions. You would like to know theory of forms, वो क्वेश्चन भी पढ़ना है? पढ़ें? चलो, वो इंटरेस्टिंग है बात, उसमें मजा आएगा। आप थिंक करें। थियरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ाता हूं आपको, फिर आपको समझ में आएगा। प्लेटो इज अ फिलोसफर। Plato philosophizes and states that there exist 2 types of realms. One, which we feel through our sensory aspects, and one, which you cannot feel and only those who have higher intellectual capacity can realize. ठीक है? वो कहता है, एक वर्ड पढ़ोगे एलेगरी ऑफ केव्स, उससे पहले थियरी ऑफ फॉर्म्स में, थियरी ऑफ फॉर्म्स क्या है? थियरी ऑफ फॉर्म्स का अगर बिल्कुल बेसिक कहूं तो कहता है कि विजिबल जो चीजें हैं वो इम्परफेक्ट हैं, उनकी परफेक्ट फॉर्म्स कहीं और हैं। ठीक है? तो वो कहता है कि मान लीजिए आपने कहा ब्यूटी, तो व्हाट इज ब्यूटीफुल, जिस चीज को आप मान रहे हैं वो नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। द ब्यूटी इन परफेक्ट फॉर्म इज ओनली इन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एंड हु कैन सी इट? ओनली दोज हु आर फिलोसोफर्स। इसलिए उसकी थियरी को एलिटिस्ट थियरी भी कहते हैं। क्रिटिसिज्म है ना, क्योंकि प्लेटो के हिसाब से कॉमन साधारण व्यक्ति कभी भी उस रियल्म, उस दुनिया में जाएगा ही नहीं जहां पर सच्चे प्रारूप नजर आते हैं, वेयर यू एक्चुअली आर एबल टू सी द रियल फॉर्म्स। ओके, शुरुआत करता हूं, थॉट कहां से आता है। फाइडो, कुछ उसके खास वर्क्स हैं। एक है रिपब्लिक, वो तो बहुत पॉपुलर है, सभी जानते हैं, द रिपब्लिक। फेडो, PHAEDO, फेडो, वो एक थियरी देता है आइडिया ऑफ डिवाइडेड लाइंस, कि ये लाइन है, ये डिवाइडेड है। ठीक है जी? इसमें जो नीचे रह जाता है वो विजिबल है बाई सेंसेस, सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है? आहा कितनी अच्छी खुशबू आई, किसी ने कहा अगर, तो प्लेटो कहेगा बे बेवकूफ, ये क्या अच्छी है, तुझे पता ही नहीं अच्छी खुशबू क्या होती है।
तो हम जैसा साधारण आदमी तो घबरा जाएगा कि अरे प्लेटो साहब अच्छी क्या होती है। बोले वो तो जब तुम फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में जाओगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि अच्छी खुशबू क्या होती है। तो जो तुम अपने सेंसरी ऑर्गन से स्मेल कर पाए ये कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वट एवर यू आर एबल टू टच, सेंस इज इम्परफेक्ट। कैसी है ये, इम्परफेक्ट फॉर्म्स हैं ये। और ऊपर जो है वो क्या है, परफेक्ट फॉर्म्स हैं, ठीक। इसमें भी दो लेवल हैं, ऊपर वाले में भी। एक है जो मैथमेटिकल लॉजिक से पहुंचा जा सके, और एक है जो उससे भी हायर है, जहां जस्टिस, ब्यूटी, ये चीजें हैं। करेक्ट। ये है इसकी थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन, एलेगरी ऑफ केव्स, सब इससे ही निकल के आएगा। पूरा आइडिया ऑफ फॉर्म्स इससे निकल के आएगा। So what is Plato's theory of forms? Plato's theory of forms is an idea which states that there exists perfect and imperfect forms. Imperfect forms are those forms which are nothing but shadow of the perfect forms. But as you do not know the perfect forms, you will not be able to really realize that what it is. So that is why subjectivity. यहां क्या होगी, सब्जेक्टिविटी होगी। यहां पे क्या होगी, सब्जेक्टिविटी होगी इस एरिया में, ठीक है। नश्वर होंगी चीजें, का स्वरूप बदलता रहेगा, थिंग्स विल कीप चेंजिंग। और ये क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, यूनिवर्सल होंगी। ज्यादा फिलॉसफी का तो नहीं हो रहा, पहली क्लास है। उड़ना शुरू हो गया हो तो बता देना। हाँ दोबारा बताता हूं। परफेक्ट तो मैंने नहीं देखी, आपको कैसे सिखाता, फिर भी जो प्लेटो बता रहा है वो सिखाता हूं। इसीलिए क्रिटिसाइज होगा प्लेटो। प्लेटो क्या कहता है कि देखो, हर किसी के बस की बात ही नहीं है परफेक्ट फॉर्म को समझना। कॉस्मोलॉजी में बिलीव करता है ना बेटा। प्लेटो जो थिंकर है वो कॉस्मोलॉजिकल में है। जैसे कहते हैं ना, अरे ब्रह्म को किसने समझा है। अगर हम एज एन इंडियन, इफ आई ट्राई टू टीच यू, आई विल से ब्रह्म से खूबसूरत कुछ नहीं। आप कहेंगे पता नहीं सर ने ब्रह्म देख लिया आंख बंद करके। सो एक्चुअली दे से दैट इफ यू विल मेडिटेट, कहीं आपने सुने होंगे, बहुत सारे हमारे यहाँ तो आश्रम्स की दुकानें हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं आश्रम्स के, तरह तरह के अलग अलग गुरुजी हैं। कोई आंख बंद करके बैठता है, कोई धीमे धीमे सफेद कपड़े पहन के चलता है, जैसे जैसे जिसको समझ में आ रहा है, और लोग उनके पीछे चल रहे हैं। क्या देखने के चक्कर में, परफेक्ट फॉर्म, जो शायद उन्होंने भी कभी ना देखी हो। परफेक्ट फॉर्म इज एन आइडिया विच ही इज टोल्ड दैट देयर आर इम्परफेक्ट फॉर्म्स। यानी कि चेयर, मैं सपोज चेयर का हूं, ठीक है, देख लीजिए चेयर आपके सामने है, क्या ये परफेक्ट फॉर्म है? सवाल ही नहीं। तो आपने कितने तरह की चेयर डिजाइन देखे होंगे। दिस इज प्लेटो। प्लेटो कहता है चेयरनेस का जो आइडिया है वो परफेक्ट है। देखा नहीं ना प्लेटो ने, प्लेटो समझा रहा है। प्लेटो सिर्फ ये बता रहा है कि चाहे ब्यूटी हो, चाहे जस्टिस हो, चाहे चेयर ही हो, आप जो देख रहे हैं ये आप अपने आप को कहीं बिठा लेने के लिए तो चेयर कहते हैं ना, कि चेयर दे देना। चेयर के कितने तरीके देखे होंगे आपने, तरह तरह की चेयर्स देखी होंगी, एक ही तरह की थोड़ी देखी होगी। बस यही प्लेटो समझा रहा है
ये परफेक्ट फॉर्म है नहीं, नहीं तो एक ही होती ना, एक ही तरह की. दैट्स व्हाई इट कीप्स ऑन वेरिंग. दैट्स व्हाई he may say this is very comfortable, you may say other type of chair is very comfortable. So there will be subjective opinions about it. Though if it would have been perfect thing, there could not have been any changing opinion about it. Correct? So what is theory of forms? Theory of forms is an idea which specifies that there exists two types of things. One which are not true but can be felt. जो सत्य नहीं है लेकिन फील किया जा सकता है. हम सब इसी समाज के हैं. आपने सुना होगा ना, माया माया है, ये सत्य नहीं है. यही प्लेटो कह रहा है. दैट्स व्हाई प्लेटोज आइडियाज लाइज इन कॉस्मोलॉजी. इसीलिए प्लेटो साइंटिफिक है क्या? ना, प्लेटो साइंटिफिक है ही नहीं. प्लेटो इज प्योरली बेस्ड ऑन हिज थॉट, which he is considering that only those people who will study a lot, only those people who will have lot of knowledge, they only will be able to truly realize what is the perfect form of beauty, what is the perfect form of justice. Got it? तो प्लेटो का ये जो थॉट है ये यूपीएससी को बड़ा प्रिय है. थ्योरी ऑफ फॉर्म्स 2024 में भी क्वेश्चन आया. ठीक है, तो अब अभी तो आ जाता है व्हाट इज थियरी ऑफ फॉर्म्स, खाली यही पूछ लेता है. तो आप एलेगरी ऑफ केव्स बताएंगे, आइडिया ऑफ डिवाइडेड लाइन बताएंगे, क्योंकि डिवाइडेड लाइन से आप बड़ी आसानी से एग्जामिनर को समझा देते हैं कि मुझे तो ये मालूम है कि उस व्यक्ति ने अपनी थ्योरी बनाई कैसे थी. ओके, सबसे पहले जो आइडिया डेवलप किया प्लेटो ने वो डिवाइडेड लाइन का ही डेवलप किया. करेक्ट. और फिर गया एलेगरी ऑफ केव्स में. एलेगरी ऑफ केव्स पढ़ा है अभी? नहीं पढ़ा. मैं बताता हूं, इसी से समझ में आएगा. प्लेटो कहता है दैट पीपल आर लाइक प्रिजनर्स इन अ केव हु ऑल आर स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल. करेक्ट. पीछे से लाइट आ रही है, पीछे से रोशनी आ रही है, तो शेडोज किस पे बनेंगी? वॉल पे. वो शेडोज इम्परफेक्ट फॉर्म्स है ना, ये आपको पता नहीं किस चीज की बन रही है. अगर आपने ऐसे हाथ करके उड़ा दिया तो लग रहा है कौवा जा रहा है, crow is going, so they are imperfect. So that is why the people who do not come to light, they will never have the experience of reality. ये एलेगरी ऑफ केव्स है. यूपीएससी के एथिक्स का भी बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है. एक बार तो ये आया था स्ट्रेट अवे दैट द प्रॉब्लम इज नॉट दैट द चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ द डार्क, बट द प्रॉब्लम इज दैट द मेन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट. ठीक है, जीएस पेपर 4. ये ध्यान रखना, अगर ये थिंकर्स सारे ठीक से पढ़े तो एथिक्स के 100 से 125 नंबर कंट्रोल हो जाते हैं. ESIR खाली जीएस पेपर 2 तैयार नहीं करता, जीएस पेपर 1 में मॉडर्न इंडिया खत्म कर देता है पूरा कंप्लीट. क्योंकि हमारा तो पूरा इंडियन गवर्नमेंट है, पूरा पढ़ेंगे ना इंडियन मूवमेंट कैसे हुआ, हमारे सिलेबस का हिस्सा है. और साथ में एथिक्स को भी ले जाता है. तो पेपर 2 पेपर 1 के 80 नंबर, पेपर 4 के 100 नंबर और पेपर 2 पूरा 250 कंप्लीट लेके जाता है. इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. मैं बहुत बड़ा हूं आपसे उम्र में, तो इसलिए एज एन एल्डर भी बता रहा हूं, अगर पढ़ना तो अच्छे से पढ़ना. ये सेलेक्ट करा देता है सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में दम बहुत है, क्योंकि 300 नंबर दे देता है बिना ज्यादा बहुत दिक्कत के. और खाली यहीं 300 नहीं देता है बेटा, इट हेल्प्स यू इन योर जीएस ऑल्सो, क्योंकि जीएस में भी आप हवा में नहीं लिखते हैं, यू नो द थिंकर्स. सोचिए जिसने प्लेटो नहीं पढ़ा हुआ था पीएसआईआर में, उसके लिए कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा वो. दैट द प्रॉब्लम इज नॉट दैट द चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट, बट द प्रॉब्लम इज दैट मेन आर
afraid of the the problem is not that children are afraid of the dark, but the problem is that the men are afraid of the light. मतलब आप सत्य को जानना ही नहीं चाहते. और एग्जाम्पल्स कितने बढ़िया बढ़िया देंगे, जैसे हम क्लास में करेंगे. राजा राम मोहन रॉय आपने सुना है नाम, ठीक है, सती प्रथा के अगेंस्ट उन्होंने किया था. ये बताइए क्या बहुत सारे पुरुष ऐसे रहे होंगे जो सती प्रथा के समर्थक रहे होंगे? नहीं, लेकिन अगेंस्ट नहीं बोलते थे, ये बात पक्की थी. तो द प्रॉब्लम इज दैट द मैन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट. इंसान सही बात समझना नहीं चाह रहे थे, तभी तो सती प्रथा चल रही थी. अदरवाइज हाउ इट कुड हैव कंटिन्यूड. करेक्ट. So these can be the examples. Anyway, let us be back to theory of forms. So what is theory of forms? That there exist imperfect forms and perfect forms. ये divided line वाला समझ लिया, फिर basic थोड़ा सा करके लिखते हैं. So what is theory of forms? It provides exists two realms. One which is perfect form, higher real में ये कैसी है, and one which is imperfect form. ठीक है. Imperfect form is realized by senses. Okay. And while perfect form can only be realized through intellectual development. Correct? अगला सेंटेंस ये बन जाएगा, क्या बना? Imperfect form can be realized by senses. हाँ जी. While perfect form can be realized by intellectual growth only. Okay. अगला पॉइंट क्या बनाएंगे? इम्परफेक्ट फॉर्म इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. while perfect form is universal and constant. ठीक है, दैट्स राइट. समझ में आया कुछ यहां तक? तो थियोरी ऑफ फॉर्म्स का अगर बिल्कुल ही बेसिक आपसे पूछ लूं तो क्या है थियोरी ऑफ फॉर्म्स? इट सिंपली प्रोवाइड द आइडिया दैट देयर एग्जिस्ट टू वर्ल्ड्स, वन इन विच परफेक्ट फॉर्म्स एग्जिस्ट and the other in which we live imperfect forms exist. If you really want to experience that what perfect form is, you need to develop intellectually to understand that what a perfect form is. For example, what is beauty? So the depiction which we see around is not true beauty. That's why it will vary. Sometimes you may say, oh, what a beautiful clock, sometimes what a beautiful fan design and everything. तो ये बहुत वेरिंग है, किसी को इस कलर में अच्छा लगेगा, किसी को उस कलर में अच्छा लगेगा. देखिए ब्यूटी की डेफिनेशन बदल गई. ओके, किसी को कोई चीज अच्छी लगेगी, किसी को कुछ अच्छा लगेगा. ऐसे ही टेस्ट, ओ हाउ टेस्टी, दूसरा कहेगा यूजलेस, आई डोंट लाइक इट. इट मीन्स इट्स सब्जेक्टिव, इट इज चेंजिंग.
तो ये उसने थॉट बनाया, ठीक है। और फिर इसका क्रिटिसिज्म मंडे को, ट्यूसडे को देखते हैं जब हम मिल रहे हैं, देन वी विल बी प्रोसीडिंग विद इट। इसका क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये थिंकर है। वी विल अगेन सिट एंड टॉक अगेन। थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना चाहें अब आप, सुबोध और आप लोग में से कोई पूछना चाहे तो यू कैन आस्क इफ एनीथिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट बहुत मुश्किल तो नहीं लगना चाहिए। मैंने आज आपको सबसे मुश्किल एरिया पढ़ाया है, ये मेरा एक खास तरीका है पढ़ाने का, क्योंकि बच्चों को आप पहले ही दिखा दो ये गहराई है, इससे ज्यादा गहरा नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा, इससे आसानी है। As a teacher, it doesn't look good. It looks I am marketing the subject. So I should not do it, but still if you have asked a query in the class, I will do that. Otherwise, I don't like to tell this. चलिए यहां पे लिख लेते हैं GS1, GS2 पूरा ही लिखते हैं ताकि हम टोटल बाद में कर लेंगे, ठीक है। GS4 करेक्ट। GS1 में किस चीज को ओवरलैप कर जाएगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मॉडर्न इंडिया, इंडियन सोसाइटी, ठीक। सेवेंटी टू 80 मार्क्स। कभी क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं बेटा, कभी कम आ जाते हैं, तो देयर इज नो गारंटी। इसमें 20 मार्क्स, इसको पूरा नहीं करता, इसके 20 मार्क्स करता है, ठीक है। जीएस पेपर 2 पूरा 250 मार्क्स, तो इसमें कुछ भी बाहर नहीं छूटता है, 100% यहीं से आता है। जीएस पेपर 3 आई विल से निल, जीएस पेपर 3 कवर नहीं करता है। जीएस पेपर 4 इट कवर्स अराउंड 120 to 130 मार्क्स। एस्से, एक एस्से पक्के से, इसलिए पीएसआईआर के बच्चे हमेशा पहले 10 में रहते हैं। कोई मैजिक नहीं होता है, मैथमेटिकल है, बिहेवियरल अप्रोच। डेविड ईस्टन की तरह बात कर रहा हूं अभी मैं, आई एम टॉकिंग लाइक डेविड ईस्टन। देयर मस्ट बी सम cause and effect relationship. How come that in last 10 years 4 times topper has been from PSIR and there has been no result where minimum 3 candidates have not been in first 10 from PSIR? तो कुछ तो कारण होगा, कारण आपके सामने है, इनको जोड़ लीजिए, आसान सी गणित है। और 500 नंबर ऑप्शनल के जोड़ दीजिए, आप देख लीजिए आप कितने नंबर तैयार कर रहे होते हैं। और जब 1000 नंबर तैयार कर रहे हो आप एक साथ, तो 750 का तो पेपर ही है टोटल, काम कम हो जाता है ना आपका। दैट इज व्हाई। सो बट इट शुड बी डन वेरी प्रोफेशनली। प्रोफेशन का मतलब क्वेश्चन सामने और बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों की तरह पढ़ रहे हो ना, उसी तरह पढ़ना। एक मोटा रजिस्टर ले लेना, उसमें क्वेश्चन आंसर उसी तरह कर लेना, सब रिपीट होते हैं, ठीक है। 15 साल तक के क्वेश्चन मैं आपको सारे करा दूंगा, पूरा पेपर रिपीट हो जाता है। लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए, क्योंकि शब्द बदल देते हैं वो। जरूरी नहीं हर बार प्लेटो लिख के देंगे, हो सकता है प्लेटो ना लिखे, तो आपको पता ही होना चाहिए, अरे तो उसी की थ्योरी है और किसी की है ही नहीं। Correct? Is that right? Any other doubt, ma'am? You? What are your good names? Can I have? Kajal. Okay. Yours? Priyanka. Okay. Yours? Nikhil. You are from Bihar. Bihar. Oh, that's great. That's great.
Fine friends. Thank you very much. God bless you all. Bye bye.